ठीक है, तो आज हम आपके एसीएफ के इंटरव्यू के लिए जो बेसिक क्लासेस है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इंटरव्यू देते समय कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और आपका इंटरव्यू बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा और तीनों का वेटेज अलग अलग है। देखते हैं किसका वेटेज कितना है। एक आपकी स्टार्ट होगा, नंबर 1 स्टार्टिंग होगी आपके पर्सनल इन्फो से। ठीक है, तो पर्सनल इन्फो में आप जो भी बताना चाहें, आपकी इच्छा है। इच्छा मतलब कुछ चीज़ें मैंडेटरी होंगी, जैसे एजुकेशन पे आप बात करेंगे। एजुकेशनल आपका जो भी बैकग्राउंड होगा आप उसको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, है ना। जो भी अपडेट है आपका, जो भी आप मेंशन करके बताना चाहते हैं उसको बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले जनरली लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में आपका जो पर्सनल डेटा है वो नहीं लिया जाता है ना। तो फिर भी चूंकि कुछ इंटरव्यूअर इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो कई बार पूछ भी बैठते हैं। जनरली नहीं पूछा जाता, मतलब प्रोटोकॉल में भी है कि पूछा नहीं जाता, फिर भी जैसे आपका नेम है, आपका जो बिलोंगिंग एरिया है जहाँ से आप नेटिव प्लेस है, उन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है ना। अभी मैं केवल एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ कि उनका इंटरेस्ट कहाँ होगा आपको। में इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं तो उन पर भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पर्सनल इन्फो का वेटेज 10 to 15% टोटल नंबर मार्क्स का। ये किस लिए होता है, पर्पस क्या है इसको देने का, कि कमीशन या इंटरव्यूअर आपको कंफर्ट करना चाहता है, क्योंकि बाकी जो पूछेगा हो सकता है आप आपकी कमांड में ना हो, मे बी, लेकिन ये तो सबको पता होता है अपने बारे में। तो ये बताने का पूछने का पर्पस ये है कि आपके बारे में थोड़ा सा उसे एक आउटलुक मिल जाता है और आप कंफर्टेबली अपने बारे में सब बता सकते हो। हर आदमी बता सकता है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, जो थोड़ा स्ट्रेस होगा वो रिलीज हो जाएगा आपका। आप फिर बात करने की कंडीशन में अच्छे से आ जाएंगे। सबके साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ जो फोबिया है उस फोबिया को खत्म करने के लिए, और एक अच्छी बातचीत आपके नाम से ही, आपके बैकग्राउंड से शुरू होती है। तो इंटरव्यूअर जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, आपको केवल इसको एज ए कॉन्वर्सेशन ट्रीट करना है, कोई फियर नहीं है, कोई फोबिया नहीं है ना। तो केवल इस चीज पर्पज से आपका पर्सनल इन्फो सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में जो एरिया आपका इंटरेस्ट होगा उनका, वो आपका जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट एप्लीकेशन होगी आपके लिए। पोस्ट एप्लीकेशन के बारे में ही पूछेगा, आप किस लिए आए हैं, तो आप बताएंगे कि आज आपका साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। एसीएफ क्या होता है, आपने क्यों भरा इसे, आपका इसमें इंटरेस्ट क्या है। तो जो भी पूछना चाहे, वाई, व्हाट, हाउ विल यू परफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर एरिया, आप इसको परफॉर्म कैसे करोगे। तो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। ये आपके पास्ट के बारे में है और ये आपके फ्यूचर के बारे में है, यानी आप इस पोस्ट को लेकर क्या सोच रहे हो, वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और जैसे ही आपका ये बनेगा तो आपके दोनों एरिया टैली करने लगेंगे, रिसर्च वाला भी और ये वाला। ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड या रिसर्च जो भी है, और ये एरिया आपके दोनों टैली होने लगेंगे फिर, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं डेफिनेटली उन सब्जेक्ट पर आ जाएगा। अच्छा ये बताइए क्या सब्जेक्ट है आपके, है ना। तो जैसे ही इस पर आएगा तो आपके सब्जेक्ट्स को फोकस करने लगेगा, क्योंकि ये आपके बैकग्राउंड में होंगे कहीं ना कहीं। अगर है तो अच्छी बात है, कम क्वेश्चन बनेंगे। अगर अलग अलग है तो पहले वो यहाँ से पूछेगा, फिर आपको यहाँ से पूछेगा। यहाँ से अगर सपोज करिए यहाँ का बैकग्राउंड आपका अलग है और यहाँ क्वेश्चन आपने पेपर अलग चूज किया हुआ है, तो पूछेगा कि आपने अपने बैकग्राउंड से ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों नहीं लिए हैं। क्योंकि हर हर दूसरे आदमी का ईवीएस है, हर तीसरे आदमी का फॉरेस्ट्री है और एग्रीकल्चर है, तो उनको स्पेसिफिकली यही क्यों, क्योंकि वो भी इरिटेट हो जाएंगे पूछते पूछते ना। पहला भी ईबीएस, दूसरा भी ईबीएस, ऑलमोस्ट सारे ही क्या होंगे, ईबीएस वाले ही होने वाले हैं। फिर बच गए तो फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर वाले होने वाले हैं। तो जस्टिफाई करता है, कराना चाहता है कि आपने सब्जेक्ट क्यों रखा। क्लियर है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर ये दोनों कॉमन है तो क्वेश्चन कम है, और दोनों अलग अलग हैं तो पहला क्वेश्चन तो एक ही, दोनों अलग क्यों हैं, उसका रीजन बताइए आप उसको। ठीक है, फिर इसमें और डेप्थ में जा सकता है। ये उसके एक्सपर्ट्स पर डिपेंड करेगा कि वो एक्सपर्ट्स कितना अंदर तक ले जाना चाहते हैं आपको। आप पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है,
फिर इसका वेटेज कम से कम आपका 50% से 60% होगा वेटेज आपका। सबसे मैक्सिमम वेटेज इन दोनों को मिला दें, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मिलाकर इतना वेटेज आपका रहता है। एग्जामिनर इसी फोकस करता रहेगा। तीसरा एरिया है उत्तराखंड, करंट अफेयर्स और आपका सिचुएशनल क्वेश्चन। सिचुएशनल क्वेश्चंस, यहां हम आपसे स्मार्टनेस की उम्मीद करते हैं, एग्जामिनर आपसे, इंटरव्यूअर आपसे स्मार्टनेस की उम्मीद करता है। उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे, ज्योग्राफी और आपके फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन मैक्सिमम है। और कोई अगर करंट अफेयर डिस्कस में तब तक कोई इंसिडेंट ऐसा घट जाता है जैसे ऑल वेदर रोड है, तो ऐसा कोई करंट अफेयर जो फॉरेस्ट से डायरेक्ट रिलेट कर रहा हो, इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा हो, तो आपका क्वेश्चन तैयार रखिए। वो करंट अफेयर ज्यादा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, जिससे आपकी पोस्ट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट 0.1% भी लेना देना है तो आपके काम की चीज है वो। आप करंट अफेयर्स को पकड़ के चलिए। पकड़ने का मतलब है डेटा वाइज तैयार रखिए, उसका जितना भी डेटा आपको तैयार रखना है लिटरली, फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये आपको दिखाना है। क्लियर है? तो अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी इस पर आपको। सिचुएशनल क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं और बनेंगे ही बनेंगे। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही इस बारे में कि सपोज करिए आप एसीएफ हैं या फॉरेस्ट में पोस्टेड हैं, ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, शेर आ जाएगा तो क्या करेंगे, शिकारी आ जाएगा तो क्या करेंगे, आपने कोई अवैध लकड़ी पकड़ी हुई है, कोई ऑफिसर आपको मंत्री फोन करता है तो क्या करेंगे, है ना, बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए फीमेल, कैसे मैनेज करोगे फैमिली को और इस सब को। क्लियर है ये बात? तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के बनते हैं, तो वहां टोटली सिचुएशन हैंडल करते हैं आप। कैसे हैंडल करिए हम आपको डिस्कस करेंगे इस बात। क्लियर है? तो ये 3 इंटरेस्ट हैं उनके जो आपसे क्वेश्चन बनेगा। बाकी इंटरव्यू चूंकि आपका 75 नंबर का ही है ना, 75 का ही है, तो बहुत ज्यादा आप उम्मीद मत करो कि बहुत ज्यादा आपको दाएं बाएं ले जाएगा। जो लोग जॉब वाले हैं वो कंफर्ट जोन में रहें कि वो सबसे ज्यादा जॉब से पूछेगा। तो जो लोग पर्सनल इन्फो में अगर जॉब बता रहे हैं और हैं तो जरूर बताएं, ठीक है, ये इंप्रेसिव होता है, ठीक, उनका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इसमें। तो जॉब प्रोफाइल में जो भी XYZ आपको पता है, आपको पता होना चाहिए। तो कई लोग जैसे प्रीवियस बैच पे ही ऑलरेडी रेंजर हैं, नितिन वगैरह दे रहे हैं इस बार, तो चांसेस इस बार अच्छे उनके हो ही जाएगा। तो उन लोगों से क्वेश्चन यही है कि कैसे आप मैनेज करोगे सबको, आपको तो पहले से पता है, डिपार्टमेंट की जानकारी है, फिर होता है कि आप फिर क्या आप नया पूछे आपसे ऐसे, तो फिर डिपार्टमेंट में जाकर वो पूछने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऑलरेडी FRO है, एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ACF भी क्वालिफाई करके आया है मीन्स, मतलब बंदे को नॉलेज ठीक ठाक है अपने सब्जेक्ट की। तो बहुत कम चांसेस है कि वो बैकग्राउंड यहाँ पर जाए, अनटिल अनलेस जब तक कि कुछ ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम नहीं किया है या मेंशन नहीं किया है कि मैंने इसमें PhD किया हुआ है या MPhil किया हुआ है या मेरा इस पर डॉक्टरेट भी है, XYZ कुछ भी हो सकता है वो। तो वो अपने प्रोफाइल पर तैयारी करें अच्छे से, ठीक है, कि आपका इसमें इमीडिएट बॉस कौन है, आप पिछले कितने साल से सेवा में, कैसे हैंडल कर रहे हैं, प्रमोशन होने ही वाला था तो फिर इतनी मेहनत क्यों करेंगे, XYZ कुछ भी पूछ लेता है ना। तो जॉब वालों के लिए एक कंफर्ट जोन होता है कि इंटरव्यू उनके एक सर्टेन एरिया में ही चलता रहता है ना। कई बार एग्जामिनर यही बोल देता है कि अरे यार तुम तो ऑलरेडी डिपार्ट में हो, तुमसे क्या पूछे, चलो तुम ही बता दो क्या पूछना है तुमसे, क्योंकि सब तो आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है ना। तो उनके थोड़ा कंफर्ट जोन रहता है, लेकिन जो जॉब में नहीं है उन लोगों के लिए कि है कि पूरा स्पान खुला हुआ है, वो जहाँ चाहे वहां आपको पकड़ के शुरू हो जाएगा। अब ये स्थिति अगर बनती है तो आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। जहां भी पकड़ लिया अगर वहां शुरू हो गया तो यही सबसे बड़ी बुरी स्थिति बनती है किसी भी इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट के साथ। देन तो क्या करना चाहिए ये हमारे पास है ना स्ट्रेटेजी है, उस चीज को हम अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे बात समझो। तो ये 3 एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको क्रिएट दिखने हैं। अब आप एक एक करके इन पर क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, है ना। तो अभी इसको हटा देते हैं आपका, इन पर बाद में डिस्कस करेंगे।
ओके, तो देन एजुकेशनल, तो जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका नाम वगैरह नहीं पूछेगा। अगर नाम पूछता है तो जैसे अभी सपोज करिए गंगा ने अपना नाम बताया, गंगा नाम है, आयशा ने अपना नाम बताया, तो आपसे क्या मीनिंग होता है इसका, क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे पूछेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो शुरुआत करिए कि सर विथ योर परमिशन कैन आई टेल इंट्रोड्यूस माई नेम। तो अगर वो कहते हैं यस परस्यू, तो आप नाम भी बताइए, अदरवाइज नाम के अलावा शुरुआत करिए कि सर आई डिड माई पीजी, जो भी आपने किया हुआ है, तो जो भी आपने लास्ट डिग्री की है, लास्ट से प्रीवियस की ओर 10 तक जाना है आपको। जहां उनको इंटरेस्ट होगा वो रोक देंगे, आप रुक जाइए, ठीक है। फ्रॉम बिगनिंग नहीं, फ्रॉम द इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पकड़ना है चीज़ों को। तो लास्ट पीजी जो भी किया है, पीजी किया है, तो पीजी के सभी सब्जेक्ट्स, फर्स्ट सेम के कितने सब्जेक्ट हैं, 4 होंगे, सेकंड में भी 4 होंगे, है ना, फिर अगले सेम में 4 होंगे, फिर वाइवा प्रैक्टिकल, और चूंकि पीजी किया है तो थीसिस भी होगी आपके पास डेफिनेटली, है ना, एमफिल किया है तो थीसिस होगी, पीएचडी है तो थीसिस होगी, नेट क्वालिफाई है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी थीसिस लिखी है उसको तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, क्लियर है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में ये चीज़ें, पेपर आपको याद रखने सभी, कोई पेपर मिस नहीं होना चाहिए। ईयर किस साल में किया है, कौन सा सेम कब दिया, ये सब आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। मैंने फिर कहूँगा स्पेसिफिकली आपकी जो थीसिस होगी क्वेश्चन वहाँ से जरूर बनता है। तो थीसिस अगर आपने लिखी होगी और लिखी ही होगी जाहिर सी बात है पीजी में, तो उस थीसिस को आप तैयार करके एक बार फिर से रखिए कि ये थीसिस थी और मैंने ये लिखा है। अब तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं तो थीसिस कोई बना लीजिए तब तक, तो उन्हें तो पता नहीं कि आपने थीसिस किस बात पर लिखी है। अगर आपकी मार्कशीट पर मेंशन नहीं है तो आप बना भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरीके की, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है, लेकिन अब तैयार नहीं है तो क्या करें, फिर बनाना ही पड़ेगा हमें वहाँ पर। तो कोशिश करें कि झूठ ना बोलना पड़े, काम हो जाए यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किन किन सब्जेक्ट के साथ की है, किस ईयर में, किस यूनिवर्सिटी से, बात खत्म हो जाएगी। वो आपको यहीं रोक देंगे बस, इतने से बाद ऐसे नीचे नहीं जाने देंगे आप, ठीक है। तो ये तैयारी होगी आपकी सब्जेक्ट्स को। अब आपने जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, क्यों लिए हैं, यही क्यों लिया, आंसर तैयार करिए इस पर, ठीक है। तो पहला आंसर होता है कि आपका इंटरेस्ट था इसमें, आप क्या कर रहे थे इसमें, आपको इंटरेस्ट था, शुरू से आप यही करना चाहते, तो ये बताइए। लेकिन तभी बताइए जब आपका वो ग्रेजुएशन में हो, ऐसा ना हो कि ग्रेजुएशन किसी और से चाहिए, पीजी किसी और चीज से कर ली और एग्जाम किसी और से देने आए, तो इंटरेस्ट नहीं टैली करेगा आपका इसमें से। तो जो कंटिन्यूटी में चल रहा है उसी को इंटरेस्ट का नाम देके करिए। मुझे अच्छा लगता था, क्यों अच्छा लगता था, तो अपने एनवायरनमेंट का असर बता सकते हैं, आसपास कोई था या टीचर इन्फ्लुएंस था, कोई सीनियर था या घर का कोई भी एक्सवाइजेड आपको लगता है जिसका आप इन्फ्लुएंस में थे थोड़े बहुत, आपने उस वजह से इसको और बढ़िया से ऑप्ट किया। या फिर तीसरा तरीका है कि इसमें आप फ्यूचर अच्छा देख रहे थे, आपको इंटरेस्ट भी था, प्लस इसमें फ्यूचर था, तो मेरे सब्जेक्ट इसलिए लिया हुआ। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, यही जवाब आप समझ लीजिए कि एसीएफ क्यों बनना चाहते हैं। कुछ और कर रहे हैं क्या, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा शुरू से टीम क्या है, एसीएफ है ना। तो हम एसीएफ की तैयारी शुरू से कर रहे हैं। पिछली बार दूसरे स्टेट्स का मेंस इंटरव्यू दिए हैं तो बताइए, अच्छी बात है, नहीं बताते हैं तो कह दिए लेकिन सर अंतिम सफलता नहीं मिली है। अगर ये कब बोलेंगे, जब आप इंटरेस्ट बता रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट है उसमें, तभी बोलिए सारी चीजें, और बोलना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है, आप शुरू से इस चीज के लिए ही कमिटेड थे, ठीक है। कि आपको फॉरेस्ट में जाना था, बाई एडमिनिस्ट्रेशन जाना था या बाई रिसर्च जाना था, लेकिन जाना इसी में था। तो रिसर्च भी कर सकते हैं इसके थ्रू, आप अभी भी रिसर्च कर सकते हैं, एसीएफ होने के नाते भी रिसर्च आपकी चलती रहेगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपको ज्यादा करना होगा एसीएफ को, क्लियर है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन आपने कैरियर के तौर पर खुले रखे थे, कि जाना मुझे फॉरेस्ट में ही था, तो मैं रिसर्च करके भी जा सकती थी और कर भी रही हूँ, इसलिए सब्जेक्ट रखे, और उसी दौर में मुझे इसके थ्रू जानकारी मिली, कई लोगों ने मोटिवेट किया, फील्ड भी मुझे लगा कि ठीक है, मैंने पता किया पोस्ट के बारे में, तो मुझे एक एज ए अच्छा कैरियर, एज ए फॉरेस्ट, एज ए इंटरेस्ट, मुझे सब कुछ इसमें दिख रहा था, देन आई चूज। क्लियर है, इंटरेस्ट शो करना है कि हाँ आप इसीलिए बने थे, इसलिए आप करना चाहते, क्लियर है। क्यों, तो एक स्टोरी तैयार करके रखिए कि स्टोरी थी, मतलब साथी, दोस्त, बड़ा भाई, बड़ी बहन, भाभी, एक्सवाइजेड कोई भी हो सकता है वो,
उनकी कहानी जोड़ दीजिए कि वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं और वो भी ऑलरेडी सेवा में है, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे भी अपना कैरियर बनाना ही था, तो मेरे लिए ठीक था, मुझे गाइडेंस भी प्रॉपर मिल रहा था, तो मैंने ये चूज़ ऑप्ट किया। आगे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली सर एसीएफ अगर मैं बनती हूँ तो मुझे फिर आईएफएस भी देना होगा। ट्राई किया है? बोले यस सर ट्राई किया है। जो भी आपने किया आप बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगली बार एसीएफ के बाद सीधा आप क्या बनेंगे? कंजर्वेटर ही बनना है आपको, चीफ कंजर्वेटर भी बनेंगे। तो मना मत करिएगा कि मैं आईएफएस नहीं दे रहे, बिल्कुल दे रहे। इससे दिखेगा कि आप वाकई इंटरेस्टेड थे, पता लगा एसीएफ मिल गया और आप घर बैठ गए कि नहीं सर अब नौकरी मिल गई अब नहीं कुछ करना, नहीं, स्टिल आई एम इंटरेस्टेड और मैं एग्जाम दे रही। क्लियर है? क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट को दिखा रहा है कि आप वाकई इंटरेस्टेड थे, अदरवाइज आपने बोलने के लिए बोल दिया, फंस जाते हैं हम लोग वहां पे। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपने क्वेश्चंस और आंसर्स का तरीका तैयार रखिए। ठीक है, एक आइडियल मोड है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही करना है, एक आइडियल मोड है कि जो बोल रहा है उसके पीछे बैकअप मिलना चाहिए, बस ये एग्जाम्पल देने का पर्पज यही था। ऐसे ही नहीं बोलना है क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप फंस जाएंगे। फिर आपने कहा इंटरेस्ट था तो पता लगा कि आपका पीजी किसी में, ये किसी में, यहाँ कुछ और है, और अभी आप ग्रुप सी की तैयारी भी कर रही हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपने बोल के फंस गए ना कि आप इंटरेस्ट था, तो फिर ग्रुप सी में कैसे जा रहे हो आप? तो ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हो कि सर ग्रुप सी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये क्योंकि इसमें समय लगता है, टाइम लगता है, तो मुझे एक इमीडिएट एक कैरियर भी ऑप्ट करना था, तो मैंने केवल ऐसे कैरियर उसको लिया हुआ, लेकिन मेरा आज भी ड्रीम या गोल यही है, तो वो भी जस्टिफाइड है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब अपनी बात को कुल मिलाकर लॉजिकली जस्टिफाई करना होता है, सही बात को लॉजिकली जस्टिफाई करना है। इंटरव्यू का मतलब केवल है, वो जो पूछ रहे हैं आप जो जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब लॉजिकली प्रूव्ड होना चाहिए। गलत सही की चिंता बिल्कुल मत, वो आपसे जानना भी नहीं चाहते कि सही गलत क्या है, वो जज नहीं है कि वो आपको फांसी देने वाले ना, वो तो बस ये देखना चाहते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को जिसको हम एसीएफ की जिम्मेदारी देने वाले हैं, क्या वो अपनी बात को कहीं लॉजिकली रख सकता है? ठीक है, तो ये आपके टेम्परामेंट में दिखना चाहिए। फाइन। सो जैसा हमने कहा कि एजुकेशन पूछते पूछते आपको एसीएफ पे आ जाएगा, और तैयारी रखिए। तो अब तुरंत जैसे आप एसीएफ कहेंगे तो जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो प्रूव करेगा कि आप वाकई इंटरेस्टेड थे, बचपन से आपका ड्रीम था, वट एवर जो भी आप बोलेंगे, कहेगा एसीएफ के काम बताइए, फिर फंक्शन बताइए। तो सारे तो खैर आपको नहीं पता होंगे क्योंकि आप गए नहीं उस सर्विसेज में, लेकिन आपको बेसिक सर्विसेज की, बेसिक काम की जानकारी आपको उनको देनी होगी, देनी ही होगी। ये दिखाएगा कि आप वाकई कितने इंटरेस्टेड थे जॉब के, मतलब ये दिखा रहा है कि आप तैयारी थे, बस वैकेंसी आई आपने भरा और आप इंटरव्यू देने आ गए, इतने तैयार थे आप पहले से। तो जो इसको ड्रीम बना के चल रहा है वो तैयारी सारी करके चलेगा, जाहिर सी बात है। सो क्लियर है? तो हम इसके फंक्शंस भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि एसीएफ के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब फंक्शन देखेंगे तो पूछेगा हायरार्की बता दीजिए, बहुत कम चांस है, लेकिन आपके टॉप से लेकर नीचे तक जो भी आपकी हायरार्की होती है, वन रक्षक क्या बोलते हैं उसको, जो ग्रुप्स में भर्तियां हो रही हैं अभी स्टेट से, वन आरक्षी टाइप की है ना, तो जो भी आपको पता पूरी हायरार्की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जल्दी क्लास में आपको सीनियर आपको दिखेंगे यहाँ पर, जो डिपार्टमेंट से होंगे वो आपको सारी चीज़ें जो आप पूछना चाहते हैं वो आपको जानकारी देंगे फॉरेस्ट की, जो आप जानना चाहें। ठीक है, चूंकि क्लास ऑनलाइन जा रही है इसलिए उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा इस समय। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल है तो नाम रिवील करना ठीक नहीं रहेगा यहाँ, है ना? लेकिन वो क्लास में रहेंगे, आप एक दिन क्लास लेंगे आपकी और सारा स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे कि एसीएफ का एग्जैक्टली वर्क क्या होता है। ठीक है, डन। चलिए, तो पहले पार्ट पर तैयारी है आपकी, काफ़ी क्लियरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ क्वेश्चन ये होगा तो जवाब ये होगा, फिर क्रॉस क्वेश्चन होगा तो जवाब ये होगा। अब जैसे मैं ये बोलूँ कि क्रॉस क्वेश्चन होगा तो वहां अब कोशिश क्या करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इंटरव्यू का की पॉइंट होता है, ये की पॉइंट इंटरव्यू का क्या है, वो जैसे वो क्रॉस क्वेश्चन पूछें तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आता है तो दीजिए, नहीं तो सॉरी बोल के साइड हो जाइए। पहली स्थिति, ऐसा लग रहा है कि आपको 50-50 है, फैक्चुअल है, कोई फैक्चुअल है क्या सर, एग्जैक्टली सॉरी सर आई कांट रिमेंबर बट इफ यू आर अलाउ मी देन आई कैन ट्राई इट, राइट? सो सर आई थिंक 50-50 ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो, फैक्ट के बारे में। लेकिन जब वो कंसेप्ट पूछेगा तब आपको
50-50 नहीं बोलना है, क्योंकि कंसेप्ट कभी 50-50 नहीं होती। कंसेप्चुअल चीज़ें आपके सब्जेक्ट की हैं, जो आप सब्जेक्ट पढ़ कर आए हैं या मेंस में लेकर आए हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है, ठीक है। वहाँ सॉरी एक्सेप्ट नहीं होता। प्राइम फेसी कहती है कि वहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा सॉरी। फिर भी अगर आप नहीं आता है तो बिल्कुल आप बिल्कुल गलत कोशिश भी मत करिए कुछ बोलने की। बोले सॉरी सर, मैंने इस पर तैयारी करने का मौका नहीं मिला या तैयारी नहीं कर पाया, मेरा इस तरह ध्यान ही नहीं गया, तो डेफिनेटली बट आई विल कंसिडर इट। क्लियर है। फैक्ट में वो माफ कर सकते हैं, क्योंकि किसी को फैक्ट रटे नहीं होते, पता नहीं होते। कंसेप्ट में आपको कोई माफी नहीं मिलती, और वहां कोई ब्लफ नहीं मारना है। पता है तो यस, नहीं तो सॉरी बोल के आगे बढ़िए। क्लियर है। क्योंकि आपने अगर गलत बोला तो क्रॉस क्वेश्चन तैयार है, और क्रॉस करते ही होगा आप खड़े हो जाएंगे। खड़े मतलब बोलने के लिए कुछ होगा नहीं, तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और आप भी होपलेस होंगे कि यार देखो एक के बाद एक 2 जवाब गलत हो गए, और जैसे जवाब गलत होते जाते हैं इंटरव्यू, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल गिरता चला जाता है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने देने का सबसे जरूरी रीजन है कि आप क्रॉस क्वेश्चन को फेस करें, और क्रॉस क्वेश्चन तभी फेस कर पाएंगे जब आपने जो जवाब दिया वो आपका सॉलिड जवाब होना चाहिए। क्लियर है। तो पहले तो झूठ नहीं बोलना है। हाँ, कई बार सच छुपाना होता है, तो 2 चीज अलग अलग, लेकिन झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। वो नहीं बोलना जैसे आप डिफेंड लॉजिकली नहीं कर सकते। आपको अपने हर आंसर को डिफेंड करना है लॉजिकली। नहीं सर मैं कर लूंगी, कैसे? बस सर कर लूंगी, ये नहीं चलता। वहां पर होता है ना कई बार कि हमें पता है कि हम कॉन्फिडेंस अंदर से हमारी कॉल आ रही है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें तरीका नहीं पता होता, और मैं एडमिट भी हो जाता है कि नहीं हम कर लेंगे। वहां नहीं होना है। वहां जो भी बोल रहे हो उसे प्रूव करो कि ये ऐसे करेंगे। ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। आगे बात समझ में आपको। अब जब भी क्रॉस क्वेश्चन फंसते हो कभी, देखो होता क्या है, पहले क्वेश्चन में आप कंफर्ट रहते हो, जवाब आता है तो ठीक है। दूसरे में आप थोड़ा सा 99% और मतलब 1% लो होने लगते हैं। तीसरा पूछा और लो चले जाते हैं। जनरली बोर्ड कभी भी क्रॉस से क्रॉस नहीं बनाता। मतलब मैंने कुछ पूछा, आपने जवाब दिया, फिर मैंने उसमें क्रॉस पूछा, आपने जवाब दिया, बोर्ड यहीं तक रहता है। लेकिन कोई अगर आपने इंटरेस्टिंग चीज बोल दी है, ऐसा लग रहा है कि बोर्ड को या मेंबर को लग रहा है कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता था, तो जानना चाहता है, तो वहां तक जाने की स्थिति नौबत नहीं आनी चाहिए आपके साथ। कोशिश करना हमेशा। जाती है तो फिर आपको कमांड एरिया, इसका मतलब अगर आप वहां ले जा रहे हो उसको, तो कमांड एरिया में ले चलो उसे। जनरल आइडिया पे नहीं जाना है उसके साथ। फर्क समझ रहे हो मेरा आप? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है। आपके कमांड एरिया में आ गया, सब्जेक्ट आपने पीजी किया सब कुछ इसमें है, आपने जियोलॉजी में किया, शायद आपने इसमें किया, फिजिक्स में किया, तो आपके कमांड एरिया में आ गया। फिजिक्स भी तो वही अनलिमिटेड ही है, फिजिक्स में जियोलॉजी भी अनलिमिटेड ही है, तो सारी एरिया तो कमांड नहीं आ सकते, कुछ ही एरिया कमांड में होंगे आपके में। अगर वहां चल रहा है तो ले चलो अंदर उसे, जितना वो जाना चाहे और अंदर ले चलो। लेकिन जैसे लग रहा है कि बस अब 2 के बाद तीसरा पूछेगा और मुझे नहीं आता, तो वहां से स्विच करने की कोशिश करो, टर्न आउट करने की कोशिश करो उसे। कैसे होगा मैं बताता हूँ। बात समझ गए मेरी? इंटरव्यू का सबसे की बता रहा हूं मैं आपको। ये कोई भी कितना भी एक्सपर्ट हो, ये आपको डिस्कस नहीं करेगा कि हम इंटरव्यू में क्रॉस का क्रॉस और क्रॉस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है।